Hello everyone, this problem is from NCERT Exemplar Chapter 3, Class 10th Mathematics. The name of the chapter is Pair of Linear Equations in Two Variables. A shopkeeper sells a sari at 8% profit. उसने एक साड़ी सेल करी है 8% प्रॉफिट पे एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट. और जो स्वेटर है उस पर उसने 10% का क्या दिया है, डिस्काउंट. thereby getting a sum of ₹1008. अगर वो इसी तरह से सेल करता है तो उसको 1008 रुपीज़ का अमाउंट मिल रहा है इन टोटल, राइट. इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, अगर वो साड़ी पे 10% का प्रॉफिट लेता है एंड स्वेटर एट 8% डिस्काउंट, और स्वेटर पे 8% का डिस्काउंट देता है, तो ही वुड हैव गॉट 1028. तो उसको 1028 रुपीज़ मिलते हैं. इस तरह से फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर. अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक होती है प्रॉफिट और दूसरी बात हो रही है डिस्काउंट की. अगर आप प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें तो प्रॉफिट और लॉस दोनों किसके ऊपर होते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर. उसके ऊपर जो बेस वैल्यू रहती है कॉस्ट प्राइस रहती है, राइट. और अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर होता है, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, जब आप टैग्ड प्राइस भी बोलते हैं. जब आप शॉपकीपर के पास कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वो आपको टैग पे लगा हुआ प्राइस बताता है कि मैं आपको टैग्ड प्राइस के ऊपर 10% या 20% या 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ. बट वो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं है. कॉस्ट प्राइस तो उसकी बहुत कम होती है ना. मार्क्ड प्राइस वो थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं. फिर मार्क्ड प्राइस के ऊपर वो आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं. बट अल्टीमेटली ऑब्वियसली कोई भी पर्सन अपना नुकसान नहीं चाहता है, वो अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट रख के ही बात करते हैं, है ना. तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होते हैं, और जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर होता है, जिसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, टैग्ड प्राइस भी बोलते हैं, जो टैग के ऊपर लगी हुई अमाउंट होती है, राइट. अब उन्होंने बोला है कि अगर जो शॉपकीपर है वो साड़ी के ऊपर 8% का प्रॉफिट ले रहा है और स्वेटर के ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको 1008 रुपीज़ मिल रहे हैं. बट अगर वो साड़ी के ऊपर 10% का प्रॉफिट लेता है और स्वेटर के ऊपर 8% का डिस्काउंट देता है तो उसको 1028 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो आपने बताना है कि साड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी है और स्वेटर की लिस्ट प्राइस, टैग्ड प्राइस कितनी है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. पहले तो जो हमने फाइंड आउट करना होता है वहीं से हम अपना सारा कुछ लेट करते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है तो दो चीज़ें लेट होंगी. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी is equal to x and let discount list price of sweater is equal to y. अब इसके ऊपर फर्स्ट केस बनाते हैं. इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि साड़ी के ऊपर उसने 10% का प्रॉफिट लेना है. तो क्या फॉर्मूला होता है, मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो तो उसने लेनी ही लेनी है. इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% का प्रॉफिट लेना है. एक्स तो उसने लेना ही है, एक्स के ऊपर 10% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये नहीं है एक्स प्लस 10%. 10% किसका, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10% ऑफ एक्स. ये इतना अमाउंट उसने साड़ी के लिए लेना है. और डिस्काउंट का क्या मतलब है, उसने y जो है ये उसकी टैग प्राइस लिखा हुआ था. अब डिस्काउंट होता है जो टैग प्राइस में से माइनस होता है ना, कि अगर आपको 1200 रुपये है ऊपर टैग प्राइस लिखा हो तो वो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट देता है, तो वो आपको बताएगा ना 1200 माइनस 200 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ का ये आपको आर्टिकल पड़ेगा. तो अगर स्वेटर के ऊपर जो लिस्ट प्राइस y है और उसके ऊपर उसने उसको 10% का डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे ये माइनस होगा, माइनस 10% ऑफ किसका, y का ही, लिस्ट प्राइस का ही 10% डिस्काउंट दे रहा है. अच्छा, साड़ी के ऊपर वो 8% का प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पे 8% है. 8%. शॉपकीपर सेल्स द साड़ी एट द 8% प्रॉफिट एंड स्वेटर एट द 10% डिस्काउंट. 8% का प्रॉफिट और यहाँ पे 10% का डिस्काउंट. तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 8% ऑफ x, ये तो आ गया साड़ी का प्राइस, प्लस प्रॉफिट के साथ, और y माइनस
10% ऑफ वाई, मतलब ये स्वेटर का प्राइस था, टैग्ड प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये लिस्ट प्राइस है, टैग्ड प्राइस है, उसके ऊपर उसने उसको 10% का डिस्काउंट दिया। दोनों ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने के बाद उसको यहाँ पे 1008 रुपये मिले, 1008 रुपीज़ उसको इन टोटल उसको रिसीव हुए। अब यहाँ से इक्वेशन कैसे फ्रेम करनी है? x विल रिमेन एज इट इज। हाउ टू राइट 8% ऑफ x? दैट इज 8% का मतलब होता है 1/100, राइट? तो ये आ जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई बाय x, 8x/100। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 10/100 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1008। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन एरर रहती है वो बच्चे क्या करते हैं, x प्लस 8% लिख देते हैं। किसका लेना है वो लिखते ही नहीं है, मतलब 8% ऑफ x जो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है उसी के ऊपर तो वो प्रॉफिट हो रहा है उसको 8%, और यहाँ पे y डिस्काउंट वही किसका दे रहा है, किसका 10%। 10% हर चीज़ का अलग है बेटा। 10% अगर आप 5 रुपये का लोगे तो अलग है, 10% आप 200 का लोगे तो अलग है, 10% आप 1000 का लोगे तो अलग है। तो किसका 10% वो भी तो बताना पड़ेगा ना। 10% ऑफ द सेम लिस्ट प्राइस, उसी का 10% यहाँ पे माइनस करना है, और यहाँ पे इसी का 8% इंक्रीज कर रहा है, राइट? तो ये हमारे पास यहाँ से प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे, ये हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब सेकेंड केस भी देख लो क्या है। सेकेंड केस में हमारे पास है इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट। अब उसने साड़ी पे 10% का प्रॉफिट लिया है, एक्स उसकी एक्चुअल प्राइस थी, इसके ऊपर उसने 10% का प्रॉफिट लिया है। 10% किसका, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस ये तो आ गया साड़ी का अमाउंट। फिर उसके बाद एंड द स्वेटर एट 8% ऑफ डिस्काउंट, और स्वेटर पे उसने अब 8% का डिस्काउंट दिया। वाई उसका टैग्ड प्राइस था, जहाँ पे लिस्ट प्राइस था, उसमें से 8% का डिस्काउंट, मतलब इतना उसको कंसेशन दे रहा है, ये माइनस होगा 8% ऑफ वाई। अगर वो इस तरह से करता है तो हम उसके पास लास्ट में कितने रुपीस बचते हैं, 1028। यहाँ से भी अपनी इक्वेशन बनाओ, x प्लस 10/100 x प्लस y माइनस 8/100 y इज इक्वल टू 1028। ये दोनों यहाँ से कट सकते हैं, वैसे तो ना ही काटें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ही रहेंगे। अब हम इन इक्वेशंस को प्रॉपर इक्वेशंस में चेंज करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ से अगर आप 100 का एलसीएम ले लेते हो तो ये आपके पास कितनी बन जाएगी, 100x प्लस 8x/100। 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 100y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 100y माइनस 10y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1008। अब यहाँ से इन दोनों को प्लस करो, ये बनेगा 108x प्लस ये बनेगा 90y, है ना, 100 में से 10 माइनस हो गया तो 90y, और ये जो कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा ये इस साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा, 100800। इज इट क्लियर? अब इन सब में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 को कॉमन ले लो। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, x यहाँ पे आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45y इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 0, 2 4 ज़ा 8 0 0। करेक्ट। नाउ फ्रेम योर सेकेंड इक्वेशन। अगर आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 100x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100y माइनस 8y/100 इज इक्वल टू 1028। तो 100x प्लस 10x, दिस इज 110x, 100y माइनस 8y विच इज इक्वल टू 90, 2y इज इक्वल टू 102800। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 5 ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 2 5 ज़ा 10, x यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12, y इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दीज इक्वेशंस।
इक्वेशंस तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। पहले तो देखो इन सब में आपके पास ये सारे नंबर 9 से डिविजिबल हैं, इन सब का सम 9 से डिविजिबल है। 5 + 4 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9। तो हम इस सारी इक्वेशन को पहले तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 हाउ मेनी ज़ा 6, 9 5 ज़ा, एंड दिस इज 9 5 ज़ा 45, 5 लेफ्ट, 9 6 ज़ा 54, 0 0। इसमें से तो हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। 5x 55x प्लस 46y इज इक्वल टू द इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज। अब आपको x एलिमिनेट करना है, y एलिमिनेट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ही यहाँ पे इक्वेशन काफ़ी बड़ी है। तो अगर आप x एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 55 और 6 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो आपको इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट, और इस इक्वेशन को 55 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको y एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 46 है। 5 और 46 का एलसीएम जो होता है दोनों का प्रोडक्ट ही बन जाता है। यहाँ पे कोई भी फैक्टर हमारे पास ऐसा नहीं है जो आप देखोगे कि कॉमन है दोनों में 1 को छोड़ के। तो आपको या तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इस पूरी इक्वेशन को 46 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आई एम गोइंग टू एलिमिनेट है, मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रही हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करती हूँ और इसको सेकेंड, तो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को x एलिमिनेट करने के लिए थ्रू आउट इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगी। 55 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इक्वेशन। तो इस पूरी इक्वेशन को 55 से मल्टीप्लाई करें और इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों इक्वेशंस को क्या करें, माइनस। हमें ये वाला ऑपरेशन लगाना है, तभी हमारे पास x और y की वैल्यू आएंगी। चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 5 6 30, 0 3 लेफ्ट, 5 6 30 प्लस 3 33, 330x प्लस 5 55 एंड 5 5 5 25, 2 लेफ्ट, 5 5 25, 275y, right? The next one is 55 multiplied by 56। ये तो हमारे पास आ जाएगा 0 0। अब 55 और 56 को मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे। 55 मल्टीप्लाई बाय 50, 56 मल्टीप्लाई बाय 55, ये आ जाएगा 280। दिस इज 280 अगेन। 0 8 3080, 3080, राइट? 3080 और 2 zeros यहाँ पे पहले से ही थी, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड को मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट 6 से, तो अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही बनेगा 330x। अब 46 को करोगे 6 से, तो 6 6 36, 6 लेफ्ट, 6 6 36, 6 और 3 276y is equal to, now multiply this equation by 6, 0 0 2 6, this is 6 1 is 6 plus 2 8, 5 6 are 30। now subtract them, minus minus and minus, ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ पे 275y माइनस 276y इज इक्वल टू माइनस y, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस 400, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, y की वैल्यू 400 आ जाएगी। y क्या था हमारे पास, द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे, द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, दिस इज आवर आंसर। लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर इज ₹400। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी भी तो निकालना है, x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप सेकंड में कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बहुत सिंपल बची थी, ये वाली 6x, इसको 55 से तो हमने बाद में मल्टीप्लाई किया था ना, तो अब यहाँ पे आप y की वैल्यू 400 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 6x 5 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 50, 600, 5 4 are 20, तो ये हमारे पास बचेगा 2000 और यहाँ पे बचेगा 3600।
तो आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज 6x इज इक्वल टू 5600 माइनस 5 4 ज़ा 2000. This is 3600 6x. X will be 600. What is the cost price of each sari? That will be rupees 600. Hope it is clear. थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी था और अच्छा क्वेश्चन भी है. ऐसे 2-4 क्वेश्चन हमने पहले से किए होने चाहिए कि अगर पेपर में आ भी जाते हैं तो हमारा अच्छा होल्ड बन जाए, राइट? होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू.